बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार। तो आइए वर्णों पर कुछ विचार करते हैं कि वर्ण वर्ण क्या होते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण होते हैं। उन वर्णों के बिना हम भाषा ना तो बोल सकते हैं और ना लिख सकते हैं। तो बिना वर्णों की भाषा ना तो लिखी जा सकती है ना बोली जा सकती है। ये सब आप सब बच्चे भी जानते हैं। हिंदी भाषा के में मूल रूप से 44 वर्ण हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे त प्लस ओ प्लस त प्लस आ बराबर तोता, फ प्लस उ प्लस ल प्लस अ बराबर फूल, ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई बराबर हाथी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। तो यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है जिसके कोई भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी वर्णों को जिस निश्चित क्रमबद्ध समूह में रखा जाता है वो आपकी क्या कहलाती है? वर्णमाला। वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आइए पहले स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी ये वो वर्ण है जो स्वतंत्र रूप में आप बिना किसी सहायता से इनका प्रयोग करते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, ए ई उ और री। यानी इनका उच्चारण करते समय हमें केवल 1 मात्रा का समय यानी बहुत ही कम समय लगता है। तो वो आपके कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। इसके बाद हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों से दुगने समय में होता है अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है यानी आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। तो ये आपके क्या है? दीर्घ स्वर। इसके बाद है आपके प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है यानी इनमें 3 गुना समय लगता है इनका उच्चारण करते समय उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। लिखते समय इनके बीच में 3 लिख दिया जाता है जैसे ओम, राम आदि। तो इनका उच्चारण करते समय 3 गुना मात्रा का समय लगता है। स्वरों की मात्राएं। व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय स्वरों का स्वरूप बदल जाता है। यानी जब व्यंजनों के साथ हम स्वरों का प्रयोग करते हैं तो उनका रूप एकदम बदल जाता है यानी स्वर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। इस बदलते हुए स्वरूप को कुछ चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे मात्रा कहते हैं। ए को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। यानी केवल अ वर्ण ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। अ के अलावा जितने भी स्वर हैं उन सभी की अपनी अपनी एक मात्राएं होती हैं। तो आइए देखते हैं स्वरों की मात्राएं। तो अ की कोई मात्रा नहीं है तो माँ के साथ व्यंजन यानी माँ के साथ आप लगाओगे तो माँ ही रहेगा, शब्द बन गया इससे महक। ठीक है, अब यहाँ पर आ है, स्वर है आपका आ, तो मात्रा क्या बन गई? आ। तो माँ के साथ आप आ की मात्रा लगोगे तो क्या बन जाएगा? माँ। तो माँ से शब्द बना है आपका माला। ऐसे ही छोटी, तो छोटी की मात्रा आपकी कुछ इस तरह से होती है। तो म में अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा, तो शब्द क्या बन गया? मिल। ऐसे ही बड़ी की मात्रा, तो ये है आपकी बड़ी की मात्रा। म में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन गया? मील। ऊ, ये है छोटा ऊ, तो म के साथ छोटे ऊ का प्रयोग करेंगे तो क्या बन गया? मुंह, और शब्द क्या बन गया? मुर्गा। ये है बड़ा ऊ, तो बड़े ऊ की मात्रा आपकी इस तरह से होगी और म के साथ आप बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये क्या बन गया? मूली। इसी तरह से री की मात्रा ए, आए, ओ, आओ, तो इन सभी मात्राओं का यहाँ पर ये प्रयोग हुआ है और इनसे बनने वाले ये कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, र वर्ण के साथ उ तथा बड़ा उ की मात्राएं वर्ण के बाद न लगाकर बीच में लगाई जाती हैं। जैसे कि र प्लस उ प्लस रू। तो देखिए किस तरह से बन गया ये। र के साथ यानी इस आधे र के साथ आप ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये इस तरह से लगाई जाएगी यानी रुपया। र प्लस बड़ा ऊ प्लस रू,
तो र के साथ अगर बड़ा ऊ लगाएंगे तो इस तरह से बनेगा, यानी रूपवती। ठीक है। इसके बाद है अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में किया जाता है, यानी अनुस्वार का प्रयोग इस तरह से किया जाता है, यानी एक बिंदु के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं और ये आधे न की ध्वनि देता है। इसके बाद है अनुनासिक, यानी ये चंद्र बिंदु की तरह प्रयोग किया जाता है। उच्चारण करते समय जब वायु मुंह तथा नाक दोनों से निकलती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक को प्रकट करने के लिए उसे वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, माँ और चांद। तो माँ के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है अनुनासिक का, ऐसे ही चांद के ऊपर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। याद रखिए, जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तथा तब चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं, तथा यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर चंद्र बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद विसर्ग क्या है? विसर्ग का प्रयोग संस्कृत से आए शब्दों के साथ किया जाता है। इसका उच्चारण ह के समान किया जाता है, जैसे कि प्रातः, अतः, स्वतः आदि। तो ये है आपका विसर्ग, ये है आपकी विसर्ग की मात्रा, यानी संस्कृत से आए शब्दों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और उच्चारण के समय जिस उच्चारण इनका किस तरह से किया जाता है, अतः, स्वतः, प्रातः, तो ह की ध्वनि निकलती है, आधे ह की ध्वनि निकलती है मुंह से। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन क्या है? जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन के भेद, व्यंजन के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे क वर्ग। तो क वर्ग में क्या क्या आएगा? क, ख, ग, घ, ड़। ऐसे च वर्ग च, छ, ज, झ, ण। ऐसे ही ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो ये सब आपके क्या है? स्पर्श व्यंजन। इसके बाद है आपके अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग का पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो क्या है? पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती जीभ जो है वो मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में ऊष्म यानी गर्मी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं, श, श, स, ह। ठीक है, तो आप देखेंगे इनको अगर आप उच्चारण करें इनका तो आपके मुंह से थोड़ी थोड़ी ऐसे गर्मी सी निकलेगी। ठीक है। कुछ अन्य व्यंजन यानी संयुक्त व्यंजन, 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि क आधा क प्लस श षटकोण बराबर छ यानी क्षमा, आधा ज और ण बराबर ज्ञ यानी विज्ञान, आधा त प्लस र बराबर त्र यानी त्रिभुज, आधा श प्लस र बराबर श्र यानी श्रमिक। तो ये है आपके संयुक्त व्यंजन। तो 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, यानी छत्र, ज्ञ, श्र। द्वित्व व्यंजन 2 समान अर्थात एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे आधा क प्लस पूरा का यानी क्या बन गया? इस तरह से ये पक्का। ठीक है, यानी जो वर्ण आपका आधा है उसको आधा लेंगे, जो वर्ण पूरा है उसको पूरा लेंगे, उससे बनने वाले कुछ शब्द हैं ये। ठीक है। इसके बाद है र के विभिन्न प्रयोग। जब र स्वर रहित हो तो र आगे वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में यानी इस तरह से लिखा जाता है, जैसे क, र, म। तो इस तरह से जब र स्वर रहित है यानी यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है तो र के आगे वाले व्यंजन के ऊपर रेफ का प्रयोग किया जाता है, यानी इस व्यंजन के ऊपर म के ऊपर आपने इस तरह से रेफ का प्रयोग किया है। जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद हो
जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद होता है तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के रूप में लिखा जाता है। तो यानी यहां पर क्या है, जो आधा क है र म, तो क जो है इसके नीचे आप इसका पदेन र का प्रयोग करेंगे। बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ र पदेन के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे ट्रक। तो आप देख सकते हैं ट्रक, ड्रम, ट्रेन। ठीक है, इसके बाद है वर्ण विच्छेद। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, तो यानी इसको आपने क्या करा, इसको खोलकर लिखा आपने प प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस आधा स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस आ, तो क्या बन गया, पुस्तक। यानी ये वर्णों का विच्छेद किया गया है, किसी शब्द को लिखकर उसका वर्ण विच्छेद किया गया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर तिथि के लिए आधा त, इस पर छोटी की मात्रा था, छोटी की मात्रा, तो क्या बन गया, तिथि। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर पाठ का सार पढ़ेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्णमाला। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने इस पाठ में क्या पढ़ा, वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, इन सभी के बारे में इस पाठ में आपने पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।